इंट्रोडक्शन को अगर आप अंदर बसा ले गए एक बार थर्मोडायनेमिक्स के, एक भी क्वेश्चन तुम्हारा गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी। और साइक्लिक प्रोसेस के लिए जितने भी स्टेट फंक्शन है उनका डेल्टा 0 होता है, बताना मत। लेकिन एक टाइम इतना ऐसा आएगा कि तुम जितना फोर्स लगा रहे होगे ऊपर से, उतना ही फोर्स गैस नीचे से लगा रही होगी। और जब मैं ए से बी में आया था बेटा, तो ये हमारे पास इरिवर्सिबल प्रोसेस है। एक बार मैंने फोर्स लगाया सीधा नीचे। अब मुझे एक बात बताओ, जब हमारे पास इरिवर्सिबल प्रोसेस थी, इरिवर्सिबल, क्या आप जो ऊपर से फोर्स लगा रहे थे, प्रेशर लगा रहे थे, और गैस का जो प्रेशर था वो बराबर था? हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मैं हर्ष त्यागी बाहुबली फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं रफ्तार बैच के अंदर थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर नंबर 2 में। और आज हम स्टार्ट करेंगे बहुत ही खतरनाक टॉपिक जिसका नाम होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड हीट कैपेसिटी। चलिए, पहली बात, ये तो सिर्फ नाम के लिए लिखा है, काम तो हम वही करेंगे जो हमने लास्ट वाली क्लास में आपको छोड़ा था। और वहां से आगे मैंने आपको बताया था बेटा कि आगे चल के आप लोगों को और भी प्रोसेस के बारे में जानना है, फील करना है। इंट्रोडक्शन को अगर आप अंदर बसा ले गए एक बार थर्मोडायनेमिक्स के, एक भी क्वेश्चन तुम्हारा गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है भाई? साइक्लिक प्रोसेस का मतलब होता है कि अगर आप किसी सिस्टम की एक स्टेट से बी स्टेट पर जाते हो, और बी से अगर आप सी पर जाते हो, सी से अगर आप डी पर जाते हो, और रिपीट करते हुए यदि आप ए पर वापस आ गए, कहां पर आ गए जी? ए पर वापस आ गए, तो ऐसी प्रोसेस जो होगी उसको हम साइक्लिक प्रोसेस कहेंगे। ये सिर्फ ऐसी नहीं है, ऐसी भी हो सकती है। ऐसी भी हो सकती है कि भाई ए से आप बी पर गए, बी से आप सी पर गए, देखो ए से आप बी पर गए, बी से आप सी पर गए, और सी से वापस कहां पर गए? ए पर गए। क्या मतलब होता होगा साइक्लिक प्रोसेस का? साइक्लिक प्रोसेस का मतलब होता है कि जब कोई सिस्टम किसी एक अवस्था में रहता है, एक स्टेट में रहता है, फिर उसमें आप कोई चेंज करके दूसरी स्टेट में ले जाते हो, फिर चेंज करके एक और स्टेट में ले जाते हो, लेकिन अगर घूम फिर के वही स्टेट वापस आ जाए जो उसके पहले थी, ऐसी स्टेट को, यानी ऐसी प्रोसेस को हम साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। याद रखना मेरी ये बात। और साइक्लिक प्रोसेस के लिए जितने भी स्टेट फंक्शन है उनका डेल्टा 0 होता है, बताना मत किसी को। ये आपके पास ऐसा हो सकता है रेक्टेंगुलर शेप, जैसे ट्रायंगुलर शेप, या बेटा जी आप ऐसे भी मान सकते हो। ठीक है, आगे चल के जब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो आगे आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, ये था हमारे पास साइक्लिक प्रोसेस के बारे में डिस्कशन। अब आप समझेंगे, आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ते होंगे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के रेस्पेक्ट में, कि भाई फलाने ढिमकाने में इतनी हीट दी, इतना प्रेशर था, इतनी वॉल्यूम थी, इतनी वॉल्यूम से इतनी वॉल्यूम हो गई, बताओ वर्क डन कितना हुआ होगा। ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं वहां पर। लेकिन आप लोग जानते होंगे इस पूरे चैप्टर में वर्क डन के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, और बच्चों को लगता है कि कौन सा फॉर्मूला कब लगा, ये बड़ा कंफ्यूजन है। तो सबसे पहले आप लोगों को यह जानना पड़ेगा कि कौन सा प्रोसेस रिवर्सिबल है और कौन सा प्रोसेस इरिवर्सिबल है। तो प्लीज समझिएगा मेरी बात, समझो बेटा, कि मान लीजिए एक तरफ मैं लिख रहा हूं क्या? रिवर्सिबल। क्या लिख रहा हूं जी मैं? रिवर्सिबल प्रोसेस। और दूसरी तरफ मैं लिखूंगा इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब जरा देखो, जब आप ये बात समझ जाओगे और ये बात सीख जाओगे ना, तो इसके बाद मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के थ्रू सारी बात समझाऊंगा। ठीक है? और जैसे मान लो कि केमिस्ट्री तुम अपने आप अपने घर में ही सीख रहे हो, आपको ये मानना है कि मेरे पास इस तरह का एक मूवेबल पिस्टन है, तो एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर पे यहां पर मैंने एक मूवेबल पिस्टन लगाई हुई है, राइट? और अंदर मैंने क्या भरी है भाई इसके अंदर? मान लीजिए अंदर इसके अंदर क्या होगी? गैस होगी। अब मैं क्या करूंगा भाई? मेरा मन ये कर रहा है कि यार मैंने इस मूवेबल पिस्टन को दबाऊंगा। क्या करूंगा जी? दबाऊंगा। और दबाऊंगा कैसे, जरा देखिए भाई। मैं चढ़ चुका हूं यहां पे, और मैं इसकी वॉल पे फोर्स लगा रहा हूं। तो फोर्स लगाने पर क्या होगा, जरा देखो, टू नीचे 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 की तरफ आएगी, है ना? तो जरा देखो, जब ये नीचे की साइड आएगी बेटा, एक टाइम तक, लिमिट तक नीचे की साइड आ गई, एक टाइम तक ये कहीं कंडीशन पे पहुंची, इस पॉइंट पे। ठीक है भाई, पहले इसकी स्टेट कितनी थी? ए स्टेट। अब ये कहां पर पहुंची भाई? बी स्टेट पर। लेकिन आप फील करिएगा,
अगर मान लो आपके सामने सिलेंडर है, अज्यूम करिए कि आपके सामने ऐसा सिलेंडर रखा हुआ है जिस पर एक मूवेबल पिस्टन है, और आपने ऊपर हाथ रखा और पूरी ताकत लगा दी, और जैसे आप नीचे ताकत लगाओगे तो एक पॉइंट तक तो ये पिस्टन बड़ी आसानी से चली जाएगी, लेकिन एक टाइम इतना ऐसा आएगा कि तुम जितना फोर्स लगा रहे होगे ऊपर से, उतना ही फोर्स गैस नीचे से लगा रही होगी, और फिर तुम आप ऐसा करोगे, पूरी बल जितना दबा सकते हो मैक्सिमम दबा दिया। फिर आपका हाथ में जब दर्द होने लगेगा तो कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसे एक छोटी सी पिस्टन जो है वो मूव करती रहेगी ऐसे इस पोजीशन पे, और इसको हमने कहा सी पॉइंट। इसको क्या कहा हमने? सी पॉइंट। अब जरा देखिए, आपको मैंने बताया कि ये ए से बी आयाम है, राइट और रॉन्ग? डायरेक्ट आ गया था। लेकिन बी से सी में जब मेरे हाथ में दर्द कर रहा था तो कभी पिस्टन नीचे जा रही थी, कभी ऊपर जा रही थी, कभी नीचे जा रही थी, कभी ऊपर जा रही थी। तो ये जो प्रोसेस है बी से सी वाली, ये आपको दिख रही होगी, ये आपको दिख रही होगी कि रिवर्सिबल प्रोसेस है। और जब मैं ए से बी में आया था बेटा, तो ये हमारे पास इररिवर्सिबल प्रोसेस है। एक बार मैंने फोर्स लगाया, सीधा नीचे, सीधा नीचे। अब जरा देखिए, इनमें डिफरेंस समझना है। पहला, रिवर्सिबल प्रोसेस जो होती है ना, वो एक से ज्यादा स्टेप में होती है, स्मॉल इनफाइनाइट स्टेप में होती है। और जबकि हमारे पास, अगर मैं इररिवर्सिबल प्रोसेस की बात करूं, इसकी बात करूं, यहां पर ये हमारे पास इररिवर्सिबल है बेटा जी, और ये हमारे पास क्या थी भाई? बी और सी वाली, ये हमारे पास रिवर्सिबल थी। तो जरा समझिएगा इसको। दिस प्रोसेस occurs in small infinite step। ये बात आप फील कर चुके होंगे अगर आप लोगों ने इस एक्सपेरिमेंट को अज्यूम कर लिया होगा कि आप खुद कर रहे हैं आपके सामने। लेकिन जब मैं बात करूंगा इरिवर्सिबल में, स्टार्टिंग में मेरा फोर्स इतना ज्यादा था कि धड़ाम से वॉल्व नीचे चली गई, ये पिस्टन नीचे चली गई, तो मैं क्या कहूंगा भाई इसको? इट अकर्स इन फाइनाइट स्टेप। फाइनाइट स्टेप का मतलब कि आप गिन सकते हो इतने स्टेप हैं, एक या दो। इन फाइनाइट, ये इनफाइनाइट अलग है, ये इनफाइनाइट अलग है, ठीक है भाई? इट अकर्स इन, या लार्ज कह लीजिएगा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। लार्ज फाइनाइट स्टेप, ये बात आप लोग समझ जाएंगे। अब मुझे एक बात बताओ, जब हमारे पास इरिवर्सिबल प्रोसेस थी, इरिवर्सिबल, क्या आप जो ऊपर से फोर्स लगा रहे थे, प्रेशर लगा रहे थे, और गैस का जो प्रेशर था वो बराबर था? आप कहोगे नहीं, क्योंकि अगर वो बराबर होता तो पिस्टन कहीं ना कहीं ऊपर ही रहती। लेकिन हम लोग ये बात जानते हैं कि जब मैं स्टार्टिंग में फोर्स लगा रहा था ऊपर से, तो वो ज्यादा था, नीचे गैस जो प्रेशर लगा रही थी वो कम था, इसीलिए वो पिस्टन ऊपर से नीचे चली गई होगी, है ना? तो हम यहां पर एक बात समझ में आ गई, हमारे एक बात समझ में आ गई कि इरिवर्सिबल वाले केस में जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है जो आप लगाते हो, वो इंटरनल प्रेशर यानी गैस के इंटरनल प्रेशर के बराबर नहीं होता। बात समझ में आई होगी ये बात। लेकिन जब आप बी पर चले गए सी पर, मतलब आपने जितना दबाना था दबा चुके हो, अब क्या होगा बेटा जी? बी सी बी, ऐसे मतलब ऊपर नीचे अप एंड डाउन चलता रहेगा। वहां पर आपका प्रेशर लगभग इंटरनल प्रेशर के बराबर होगा यार। आप कहोगे सर बात तो सही कह रहे हो। तो मैंने कहा भाई हम यहां पर कहेंगे कि यहां पर एक्सटर्नल प्रेशर जो होता है वो लगभग बराबर हो जाता है इंटरनल प्रेशर के, यानी इंटरनल प्रेशर का मतलब है प्रेशर ऑफ गैस के बराबर। ये है दूसरा डिफरेंस। अब मैं आप लोगों को ये बात कह रहा हूं कि जब आप इस चैप्टर में, बहुत जगह आपने देखा होगा कि किसी डेरिवेशन में आप क्या करते हो भाई? किसी डेरिवेशन में आपने इंटीग्रेशन कर दिया, किसी डेरिवेशन में आपने इंटीग्रेशन नहीं किया, किसी डेरिवेशन में आपने सब्स्टिट्यूट डिफरेंशिएशन कर दिया, और किसी डेरिवेशन में आपने सब्स्टिट्यूट डिफरेंशिएशन नहीं किया। मतलब सबसे बड़ा कंफ्यूजन तो यही रहता है कि पता ही नहीं कौन सा डेरिवेशन है, कैसे करना होता है। ये बहुत बड़ा वो है। तो मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहता हूं, अगर आप लोग समझते हो तो, अगर मैं बड़े बड़े स्टेप में कुछ चीज ऐड करूं, बड़े बड़े स्टेप में अगर कुछ चीज ऐड करूं तो उसको क्या कहते हैं? समेशन। और यदि मैं छोटे छोटे स्टेप में कुछ चीजों को ऐड करूं उसको क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन ना।
सेम टू सेम अगर मैं बड़े बड़े स्टेप में डिफरेंस करूं, मतलब सबट्रैक्ट करूं, तो उसको क्या बोलते हैं भाई? सबट्रैक्शन। और यदि मैं छोटे छोटे स्टेप में किसी चीज को घटाऊं या सबट्रैक्ट करूं, उसको क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो आप समझ जाओगे कि रिवर्सिबल वाली प्रोसेस छोटे छोटे स्टेप में हो रही है और इरिवर्सिबल प्रोसेस लार्ज स्टेप में हो रही है। तो हमें यह बात पता लग जाएगी बेटा, हमें यह बात पता लग जाएगी कि यहां पर डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन टेक प्लेस। अगर आप कभी भी डेरिवेशन करते हो किसी भी न्यूमेरिकल के अंदर, तो हम कहेंगे डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन विल टेक प्लेस। बस ये आपको थोड़े से बेसिक थे जो मैं आप लोगों को करवाना चाहता था। और आगे यहां पर आप क्या लिखोगे भाई? यहां पर आपको लिखना है बड़े बड़े स्टेप में कुछ काम कर रहे हो, तो मतलब समेशन एंड सब्सट्रैक्शन विल टेक प्लेस। इतनी सी बात है, बस विल टेक प्लेस, इतनी सी बात है भाई जो आप लोगों को डिफरेंस समझना पड़ेगा रिवर्सिबल में और इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में। जो भी हम जितने भी न्यूमेरिकल करेंगे आगे, उनके लिए इंट्रोडक्शन ये भी चल रहा है ये। अब मैं आगे बढ़ता हूं, अगर आप लोगों ने नोट कर लिया हो तो ठीक है। आगे क्या है भाई हमारे पास? आगे हमने अब तक वर्क डन के बारे में बात नहीं करा है। आप लोग जानते होंगे वर्क डन के क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, किस किस टाइप के आ सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन बेसिकली आपको बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए वर्क डन का। वी नो दैट वर्क डन अकॉर्डिंग टू फिजिक्स आप लोगों ने पढ़ा होगा। अकॉर्डिंग टू फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा ऐसा कि भाई वर्क डन बराबर होता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। होता है कि नहीं? आप कहोगे सर होता तो है। अब जरा देखिए बेटा, अगर मैं इस वाली इक्वेशन को ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूं एरिया से और डिवाइड भी कर देता हूं एरिया से, क्या इक्वेशन पे कोई फर्क पड़ेगा? आप कहोगे सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोग जानते हैं कि भाई फोर्स अपॉन एरिया बराबर हो जाएगा प्रेशर के। फोर्स अपॉन एरिया बराबर कितना हो जाएगा? प्रेशर के। और डिस्टेंस इनटू में एरिया बराबर हो जाएगा वॉल्यूम के। तो डब्ल्यू का एक फॉर्मूला होगा पीवी। डब्ल्यू का फॉर्मूला हो जाएगा बेटा जी पीवी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, याद रखोगे ये बात और रख लेना, ठीक है? याद रख लेना बेटा जी। और आप लोगों को मैं एक और बात बताता हूं, पीडीवी हो गया, पीवी हो गया। मान लीजिए अगर इस इक्वेशन में मुझे डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है, तो मैं यहां पर डिफरेंशिएट कैसे करूंगा भाई? वर्क डन, ये तो पाथ फंक्शन है तो डब्ल्यू ही रहेगा, ये हो जाएगा डी। और मैं जब दो फंक्शन को डिफरेंशिएट करता हूं तो आप लोग जानते होंगे एक फंक्शन कांस्टेंट रहता है और दूसरे का हम डिफरेंशिएट करते हैं तो पीडीवी और प्लस के वीडीपी, ऐसे हम लिखेंगे, राइट। और हमारे पास ये क्या हो जाएगा बेटा? हमारे पास ये क्या हो जाएगा कि भाई हम लोग जानते हैं कि अगर मैं बोलता हूं एट कांस्टेंट प्रेशर, ऐसे क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के पास एट कांस्टेंट प्रेशर, क्योंकि जो सराउंडिंग है, जो एटमॉस्फेयर है, उसका प्रेशर क्या हो सकता है? कांस्टेंट। तो एट कांस्टेंट प्रेशर का मतलब क्या हो गया कि चेंज इन प्रेशर क्या हो जाएगा? जीरो के बराबर ना भाई। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो मैं कहूंगा चेंज इन प्रेशर कितना हो जाएगा? जीरो के बराबर। और ये टर्म किसके बराबर हो जाएगा बेटा? जीरो के बराबर। क्लियर है? यहां से आपको मान के चलना है कि W का जो फॉर्मूला है वो PdV आया है। वो क्या आया है? PdV। आप लोगों को न्यूमेरिकल में प्रेशर देके रख सकता है, वो वॉल्यूम में चेंज दे सकता है। वो अलग बात है कि इसको हम कम डिफरेंशिएट करेंगे आगे चल के और कब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे आगे चल के, ठीक है? आप लोगों को W का एक फॉर्मूला समझना है, ये वाला। क्लियर है? आगे देखिए, आगे देखिए भाई, सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है बच्चों को, वो आता है इसके यूनिट कन्वर्जन में। आपको एक बात ध्यान रखनी है, एक टास्क है, अगर आपको टास्क क्या दे रखा है, हमें बोला गया है कि कैलकुलेट द वर्क डन इन जूल। जूल में कन्वर्ट करना है बेटा जी, वो भी मतलब कैलकुलेट करना है। व्हेन प्रेशर
is given in ATM and volume is given in liter। अब आप समझने की कोशिश करिएगा, ये उन क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहा हूं कि जब वर्क डन को जूल में कैलकुलेट करना हो, प्रेशर हमारे पास एटीएम में दे रखी हो, वॉल्यूम लीटर में दे रखी हो, तब हम क्या करेंगे। तो जरा देखिए बेटा, आप लोग जब यहां पर मल्टीप्लाई करोगे मान लो, तो एक्सटर्नल जो भी प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, एटीएम इंटू में लीटर। तो एटीएम लीटर मल्टीप्लाई करोगे तो एक अलग यूनिट आएगी ना एटीएम लीटर में, वो जूल तो नहीं होगी ना। तो आपको मैं एक तरीका बताता हूं, प्लीज समझिएगा। 1 एटीएम लीटर बराबर होगा 101 कह लो, या 1.101.3 जूल। तो आपका जो भी आंसर आएगा उसमें 101 से मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर करेक्ट माना जाएगा। दूसरी चीज समझिएगा, एक और टास्क है जहां पर वो आपको बेवकूफ बना सकता है या दे सकता है। क्या है कि भाई आपसे वो वर्क डन पूछेगा क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, और वो प्रेशर जो होगा वो बार में गिवन होगा, बार में, और वॉल्यूम जो होगा वो लीटर में गिवन होगा। तो आप जब दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, चेंज इन वॉल्यूम और वगैरह प्रेशर की मल्टीप्लाई करोगे, तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो बार लीटर में आएगी, राइट। और आपको किसमें चाहिए, जूल में। तो आप लोग पता है क्या करोगे, आपको ध्यान रखना है कि 1 बार लीटर जो होता है वो 100 जूल के बराबर होता है। ये छोटी सी बात है, अगर आप लोगों को याद रह गई तो बेटा जी फिर आपका इस टाइप का भी कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो ये था बेटा जी वर्क डन। तो अभी हम लोग वर्क डन कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया है कि वर्क डन में कैसे कैसे होता है, कैसे ये फॉर्मूला आया है W=PdV। अभी मैंने आपको साइन कन्वेंशन भी नहीं सिखाया है। साइन कन्वेंशन का मतलब होता है कब इसको पॉजिटिव लेंगे, कब इसको नेगेटिव लेंगे, इस तरह से मैंने अभी आपको कुछ नहीं बताया है। क्लियर है? चलिए, यहां तक आप लोगों ने कर लिया। अब हम थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे। देखिए भाई, इंटरनल एनर्जी क्या बात करेंगे हम। इंटरनल एनर्जी क्या होती है इस बात को जानेंगे हम लोग, और उसके बाद आगे हम साइन कन्वेंशन पढ़ने के बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में चले जाएंगे। सिंपल सिंपल बस। जरा देखिए इंटरनल एनर्जी क्या होती होगी। इंटरनल एनर्जी क्या होती होगी, नाम से पता लग रहा होगा, किसी सिस्टम के अंदर जो सारी एनर्जी होती है उनका मैग्नीट्यूड बहुत छोटा छोटा होता है। जैसे आप लोग समझ सकते हो कि अगर मान लो मैं गैस का एक पार्टिकल हूं, और गैस का पार्टिकल हूं, मुझे एक सिलेंडर में बंद करा गया है, तो आप लोग समझ सकते हो कि जब गैस का पार्टिकल इधर से उधर चल सकता है तो वो ट्रांसलेशनल मोशन कर सकता है, राइट और रॉन्ग। एक जगह से दूसरी जगह पर जाने का मतलब क्या हो गया, ट्रांसलेशनल मोशन करना। दूसरा पॉइंट, वो अपनी जगह पर घूम भी सकता है, तो वो रोटेशन मोशन भी कर सकता है, बोलो यार यस। और रोटेशन मोशन को करने के लिए भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है, यानी रोटेशन एनर्जी की भी जरूरत पड़ती है आपको सर, बिल्कुल। और वो अपनी जगह पर वाइब्रेट भी कर सकता है, तो वहां पर वाइब्रेशन एनर्जी भी हो सकती है। अब इन सारी एनर्जी को अगर हम इंडिविजुअल कैलकुलेट करोगे तो इनका मैग्नीट्यूड बहुत छोटा होता है और कैलकुलेट करना बड़ा ही मुश्किल होता है हमारे लिए भाई। तो देवी और सज्जनों, होता क्या है इंटरनल एनर्जी, कि जितनी भी आपके पास किसी सिस्टम के अंदर एनर्जी होती है उसके सम को हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। तो क्या बोलेंगे यहां पर डेफिनेशन की अगर हम बात करें, समझिएगा इसको, डेफिनेशन की बात कर रहा हूं मैं, क्या है जरा देखिए। द समेशन ऑफ all the energies present in a system is known as internal energy, ठीक है जी। अब समझिएगा, एनर्जी है, it is represented by U। कुछ लोग इसको U से डिनोट करते हैं और कुछ लोग इसको E से डिनोट करते हैं, और E, ठीक है। अब आपको एक बात समझनी है, जो ये जो एनर्जी होती थी जो जूल में और वर्क, इनको मैंने कौन सी प्रॉपर्टी बताया था भाई, इंटेंसिव या एक्सटेंसिव, बोलो। आप कहोगे सर ये तो हमारे पास
इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी थी, क्योंकि अमाउंट पर डिपेंड करती है। तो मैं कहूंगा दिस इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड अ स्टेट फंक्शन, क्योंकि आपको मैंने बताया था हीट वर्क डन और हीट कैपेसिटी को छोड़कर बाकी जो भी फंक्शन होंगे वो सारे के सारे स्टेट फंक्शन होंगे भाई। तो एंड अ स्टेट फंक्शन, एंड अ स्टेट फंक्शन, बस। अब जरा देखिए भाई, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं। एक बार आईआईटी में क्वेश्चन आया था ऐसा, पता है कैसा, कि वहां पर 4 ऑप्शन दे रखे थे और पूछा गया था कि इनमें से कौन सी एनर्जी इंटरनल एनर्जी नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, यह है हमारे पास U, जिसको मैंने क्या कहा, इंटरनल एनर्जी। ठीक है जी, बराबर, इंटरनल एनर्जी बराबर, और यह बराबर होती है ट्रांसलेशनल एनर्जी, क्योंकि कोई भी गैस के पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह पर जाएंगे तो वो ट्रांसलेशन मोशन कर सकते हैं, और उस मोशन के करते हुए उनको कोई ना कोई एनर्जी तो वेस्ट करनी पड़ेगी, तो उसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन एनर्जी। प्लस रोटेशनल एनर्जी, क्योंकि वो रोटेट भी हो सकते हैं अपनी जगह पर, है ना, तो उनको हम रोटेशनल एनर्जी भी कहेंगे। प्लस वो अपनी जगह पर वाइब्रेट भी कर सकते हैं, तो हम कहेंगे भाई वाइब्रेशनल एनर्जी। क्या बोला मैंने, वाइब्रेशनल एनर्जी। और प्लस एंड में न्यूक्लियर एनर्जी। आप लोग जानते हैं कि गैस के एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी तो होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन भी तो न्यूक्लियस के साथ टाइटली बाउंड होते हैं, उनकी जो बाइंडिंग एनर्जी वगैरह होगी, आयनेशन एनर्जी वगैरह होगी, वो सब भी उसके अंदर इंक्लूड होती है। तो मैंने यहां पर एक मोटा मोटा लिख दिया कि जितनी भी न्यूक्लियर एनर्जी है उनको भी आपको समेशन करना है, न्यूक्लियर एनर्जी। वैसे तो ये होता है कि ये वैल्यू बहुत छोटी होती है बाकी सबके रेस्पेक्ट में, ठीक है, इसको हम पढ़ते भी नहीं है इतना ज्यादा, लेकिन जब आईआईटी के अंदर क्वेश्चन आएगा और वो 4 ऑप्शन में देगा कि बताइए इनमें से कौन सी एनर्जी इंटरनल एनर्जी का पार्ट नहीं है, तो वहां पर ग्रेविटेशनल एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी का भी नाम होगा। और आपको लगेगा कि हमने तो यार किसी बुक में पढ़ा था ट्रांसलेशन एनर्जी, रोटेशन एनर्जी और वाइब्रेशन एनर्जी, न्यूक्लियर के बारे में तो हम जानते ही नहीं थे यार। लेकिन न्यूक्लियर भी इंटरनल एनर्जी है। इंटरनल एनर्जी कौन सी नहीं होगी, ग्रेविटेशनल वाली, क्योंकि ग्रेविटेशनल वाली एनर्जी गैस के अंदर सिस्टम की थोड़ा ही है, वो तो बहुत बड़े सोलर सिस्टम की एनर्जी हो जाएगी भाई, बड़े बड़े मास की हो जाएगी। तो जरा देखिए प्लीज, जरा देखिए, तो एक नोट पॉइंट ध्यान रखना है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, वो नोट पॉइंट है हमारे पास ग्रेविटेशनल एनर्जी is not the part of क्या होगा बोलो, आप कहोगे इंटरनल एनर्जी। बस बेटा, यहां से आप लोगों का अब इंट्रोडक्शन खत्म होने वाला है जो मैंने कल से स्टार्ट किया था, कोई बात नहीं है। अब मैं आप लोगों को फाइनल टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं इंट्रोडक्शन का, वो होगा साइन कन्वेंशन। क्या होगा जी, साइन कन्वेंशन, SIGHN, साइन कन्वेंशंस। अब देखो बेटा क्या होगा साइन कन्वेंशन के लिए, मेरी बात समझते रहना क्या है। साइन कन्वेंशन को समझने के लिए आप लोगों को ये बात समझनी है कि जो चीज हम करते हैं, हम, वो पॉजिटिव है, और जो हमें मिलती है फ्री की वो नेगेटिव है। अपने आप को इस तरह से मान लीजिएगा जैसे आप एक एटम है, अगर एटम इलेक्ट्रॉन देता है तो उस पर कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव, और जब वो इलेक्ट्रॉन लेता है तो कैसा चार्ज आता है, नेगेटिव। यार सेम जब आप अपने आप को ये समझोगे कि मैं खुद भी एक ऐसी स्पीसीज हूं जो कुछ काम करना है, जो कुछ ऑब्जर्व हो सकता है, यानी जो आप करोगे वो क्या हो जाएगा भाई, पॉजिटिव, और जो आपको मिलेगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो भाई मैं आपको एक फील करवाता हूं एक बात की। सपोज करिएगा आपके पास एक सिस्टम है ऐसा, आपके पास सिस्टम है ऐसा,
आप लोगों ने घर पे भी देखा होगा, है ना। जब आप घर पे देखते हो और मान लीजिएगा कि यहां पर मैंने क्या काम किया, यहां पर मैंने ऐसे कोई इसके अंदर गैस ले ली, ठीक है। गैस लेने के बाद इसके ऊपर एक मूवेबल पिस्टन लगाई, है ना भाई, मूवेबल पिस्टन लगाई। और मैंने क्या काम कर दिया भाई, मैंने क्या काम कर दिया कि इसको मैंने सराउंडिंग में ऐसे रखा, छोड़ दिया। फिर मैं इसको क्या करने लगा, मैं इसको देने लगा हीट। आप मुझे बताइए, जब मैं इसको हीट दूंगा तो क्या गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा? बोलो यार, आपको सर बढ़ेगा। गैस का अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो आप लोग जानते होंगे गैस के जो पार्टिकल हैं उनकी एनर्जी भी बढ़ेगी ना, क्योंकि आपको याद होगा यार उनकी वेलोसिटी भी बढ़ेगी, क्योंकि आप लोगों को स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ाया था कि वेलोसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रूट टी के, कि जैसे आप हीट दोगे टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी। तो वो पार्टिकल क्या इस कंटेनर की वॉल से बहुत तेजी के साथ टकराना स्टार्ट कर देंगे, और जब वो ज्यादा स्ट्रोंगली टकराएंगे, कोलिजन करेंगे, तो अंदर का प्रेशर क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। और यदि अंदर का प्रेशर ज्यादा हुआ तो ये पिस्टन अपने आप ऊपर की तरफ मूव करने लगेगी। और यदि अपनी तरफ मूव करने लगी है, देखो पिस्टन को आपने ऊपर लेके गए, आपने तो हीट दी, पिस्टन अपने आप ऊपर जाएगी, समझिएगा, अपने आप ऊपर गई। तो देखो इसका जब ऊपर जाना जो है ना, वो इसके द्वारा वर्क डन करना हुआ। आप जो कर रहे हो वो हीट दे रहे हो। समझ लेना कि आप किचन में खड़े हो और बर्नर लगाया हुआ है और ऐसे देख रहे हो, बस अभी अपने आप ऊपर जा रहा है। तो आप क्या करोगे भाई, अब हम यहां पर एक पॉइंट पर समझे कि हीट गिवन टू द सिस्टम, जब आप किसी सिस्टम को हीट दोगे, आप कर रहे हो, तो उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। याद रखनी है ये बात। और जब ये पिस्टन अपने आप ऊपर जा रही होगी, तो भाई वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ, क्योंकि सिस्टम वर्क कर रहा है, थोड़े कर रहे हो। तो आप लिखोगे क्या भाई, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम। और वो क्या हो जाएगा बेटा, बोलो, वो हो जाएगा हमारे पास नेगेटिव, क्योंकि जो हमें मिलता है वो सब नेगेटिव है। अब दूसरा एग्जांपल समझिएगा। आप लोगों ने कभी कभी साइकिल के टायर में हवा भरी होगी यार। जब आप हवा भरते हो ऐसे करते होगे नहीं, तो आप क्या करते हो, वर्क डन कर रहे होते हो, वर्क डन, बहुत ज्यादा वर्क डन कर रहे होते हो उसके ऊपर, गैस के ऊपर। आपने कभी ऑब्जर्व करा होगा कि गैस का जो पंप है ना, पंप, उसका बॉटम साइड वो गर्म हो जाता है भाई। और गर्म होने का मतलब क्या है, कि उससे हीट निकलती रहती होगी यार। मतलब क्या है इसका, कि मान लीजिएगा अगर आपके पास कोई पंप है या कोई सिलेंडर है, उसके अंदर हवा या गैस जो भी है, पहले ये स्थिति थी उसकी, और आप लोगों ने क्या काम करा, आपने उस पिस्टन को दबाया, फोर्स लगाया यहां पर, तो ये पिस्टन नीचे आएगी, एक कंडीशन में यहां पर आ गई, मान लीजिए क्या दब रही होगी। तो आप क्या कर रहे हो, फोर्स लगा रहे हो ऊपर से, वर्कडन आप कर रहे हो। और आप जो वर्कडन कर रहे हो उसकी वजह से यहां पर ये जब गर्म होगा तो बाहर क्या होगी, हीट निकलेगी भाई। हीट अपने आप बाहर निकाल रहे हो, निकल रही है, या तुम खींच रहे हो ऐसे करके, कुछ अपने आप निकल रही है। आप क्या कर रहे थे उस टाइम पर, वर्क डन कर रहे थे। तो वहां पर आप क्या लिखोगे भाई, एक और पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे, वर्क डन बाय द सिस्टम नहीं है, इस बार ऑन द सिस्टम हो गया, ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम। वो किसके बराबर होगा बेटा, पॉजिटिव, पॉजिटिव। एंड फोर्थ पॉइंट होगा हमारे पास, फोर्थ पॉइंट होगा हमारे पास, हीट रिलीज्ड। इस बार आप खींच नहीं रहे हो, सिस्टम अपने आप हीट रिलीज कर रहा है, अपने आप। तो आप कहोगे हीट रिलीज बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम, वो हो जाएगी हमारे पास नेगेटिव। तो बेटा जी ये साइन कन्वेंशन है जो आपको समझने पड़ेंगे, और ये आपने इस तरीके से समझे कि जो आप कर रहे होते हो वो पॉजिटिव, चाहे आप हीट दो तो भी पॉजिटिव, चाहे आप वर्क डन करो वो भी पॉजिटिव। अगर आपको वर्क डन मिल रहा है सिस्टम के द्वारा तो नेगेटिव, अगर आपको हीट मिल रही है सिस्टम के द्वारा वो नेगेटिव। इतनी सी बात है बस जो आपको समझनी थी ये, और आई होप आप लोगों को ये समझ में आ भी गया होगा। आगे बढ़ते हैं,
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है जरा समझिएगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है जरा समझिएगा प्लीज। ये कहता है, देखो पोस्टुलेट क्या है इसका, एनर्जी neither be created neither be created nor destroyed but it can transform from one form टू अनदर फॉर्म। ये आपने एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल पढ़ा होगा, बिल्कुल वही है, ठीक है, अनदर फॉर्म। बस आप लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी कि मान लीजिए अगर मेरे पास एक सिलेंडर है और मैंने इसके अंदर एक मूवेबल पिस्टन लगाई और इसके अंदर मैंने गैस ले ली। भाई मैंने क्या ले ली, गैस ले ली। इसके अंदर मैंने क्या ली, गैस, और ये सराउंडिंग में रखी हुई है, ठीक है। आप मुझे बस एक सिंपल सी बात बताओ, अगर मैं इसको हीट देने लगा, ये मैं कर रहा हूं बेटा जी, हीट में दे रहा हूं, हीट अगर मैं दूंगा तो हीट क्या होगी, पॉजिटिव। तो मेरा माइंड वर्क करेगा कि हीट में दे रहा हूं तो मैंने पॉजिटिव ले ली, हीट इक्वल्स टू हीट। जब मैं इसको हीट दूंगा, हीट देने के बाद आप लोग जानते होंगे बहुत ज्यादा गर्म करने के बाद ये पिस्टन हो सकता है ऊपर चली जाए, राइट और रॉन्ग। तो बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि यहां सर हो सकता है अगर ये पिस्टन ऊपर की तरफ चली गई ना तो ऐसा हो सकता है सर, ऐसा हो सकता है सर कि जब ये नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी तो वर्क डन सिस्टम करेगा, वर्क डन सिस्टम करेगा। किसके द्वारा किया जाएगा, वर्क डन सिस्टम के द्वारा। तो क्या ये हीट वर्क डन के बराबर होगी, माइनस के डब्ल्यू के बराबर होगी। अच्छा, आप सोच रहे होगे आपने वर्क डन माइनस क्यों लिया। वर्क डन माइनस मैंने इसलिए लिया बेटा क्योंकि वर्क डन सिस्टम के द्वारा हो रहा है, ये हमें ऑब्जर्व होगा। और हीट मैंने पॉजिटिव इसलिए ली क्योंकि वो हम दे रहे हैं, हमें ऐसा लगेगा कि जो हीट हम दे रहे हैं वो टोटल वर्क डन में कन्वर्ट हो गई। क्या ये बात सही है? क्या ये वाली इक्वेशन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को रिप्रेजेंट करती है? क्या ये वाली इक्वेशन इस वाली डेफिनेशन को रिप्रेजेंट करेगी? ये बात आपको कमेंट में बतानी है भाई, करेगी कि नहीं करेगी। चलो मैं बता भी देता हूं, ये ऐसा नहीं होता, ये इक्वेशन अभी गलत है, ठीक है, ये इक्वेशन अभी गलत है, सही करेंगे इसको। कैसे करना है जरा देखिए, समझिएगा, फील करके देखिएगा मेरी तरह। अगर मेरे पास एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर में गैस है, अब मैंने हीट देना शुरू करा। जैसे ही मैं स्टार्टिंग में हीट देना शुरू करूंगा तो क्या थोड़ी सी हीट देने के बाद एकदम से, क्या एकदम से ये हमारे पास पिस्टन ऊपर जाने लगेगी? आप कहोगे सर एकदम से तो पिस्टन कभी ऊपर नहीं जाएगी। जब बहुत ज्यादा गर्म करेंगे, जैसे प्रेशर कुकर भी आप कभी खाना बनाते हुए देखा होगा, जब आप उसको गर्म करते हो तो सीटी जो आती है ना, विसल, वो भी बहुत टाइम बाद आती है। ऐसा नहीं कि आपने गैस पे रखा, हीट दी और तुरंत सीटी लगनी शुरू हो गई, ऐसा नहीं होता, राइट और रॉन्ग। उसके लिए भी क्या होता है, टाइम चाहिए होता है। अब जरा देखिए, सबसे पहले क्या होगा, जब आप हीट दोगे, हीट देने के बाद गैस के जो पार्टिकल होंगे वो गैस के पार्टिकल थोड़ा सा गरम गरम फील करेंगे और फिर ऐसे ऐसे रगड़ेंगे, भाई सब बहुत गर्म है। तो जैसे ही वो गरम गरम फील करेंगे तो पहले वो एकदम तेज भागना शुरू कर देंगे क्योंकि उनका मोशन बढ़ जाएगा। और जब उनका मोशन बढ़ेगा तो सबसे पहले क्या होगा, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी ना, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। या फिर अगर वो वाइब्रेट कर रहे होंगे और टेम्परेचर बहुत गर्म हो गया होगा तो ऐसे कर रहे होंगे, ओ भाई साहब बहुत गर्म, बहुत, तो वाइब्रेशन भी बढ़ गए होंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ, जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे स्टार्टिंग में, सबसे पहले कुछ तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। और जब इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, जब इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी और पूरी इंटरनल एनर्जी बढ़ चुकी होगी, उसके बाद भी अगर हीट बची होगी तब जाके ये पिस्टन ऊपर जाएगी और वर्क डन हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहां पर ये कहेंगे कि जो हीट हम देते हैं ना, हीट में जो हम चेंज करते हैं, चेंज इन हीट, वो किसके बराबर होगी बेटा जी, वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, मतलब जो भी उसकी इंटरनल एनर्जी थी कुछ उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा और माइनस के डब्ल्यू। तो एक्चुअल में ये वाली जो इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को रिप्रेजेंट करती है। और आप लोगों को मैं एक और बता दूं, केमिस्ट्री के अंदर वर्क डन को आपको माइनस के पीडीवी लेना है बेटा।
P का मतलब एक्सटर्नल प्रेशर और dV का मतलब चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। और वो माइनस कन्वेंशन साथ, ये साइन कन्वेंशन के साथ लेना है। W इक्वल टू माइनस के PdV, माइनस PdV अपने अंदर बसा लेना। और यदि मैं W की जगह पर माइनस PdV रखता हूं तो dQ बराबर du प्लस PdV, ऐसे dQ बराबर du प्लस PdV, ये इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। तो ये इक्वेशन केमिस्ट्री और फिजिक्स में दोनों में सेम होती है, लेकिन ऊपर वाली इक्वेशन फिजिक्स में अलग होती है और केमिस्ट्री में अलग होती है, क्योंकि साइन कन्वेंशन अलग अलग टाइप से मानते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गए दोनों इक्वेशन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। चलिए आपके पास एक क्वेश्चन है भाई, खुद सोचकर देखना। अ सिस्टम एब्जॉर्ब 20 किलो जूल हीट एंड डज 10 किलो जूल ऑफ वर्क, द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। प्लीज आप लोगों को खुद क्वेश्चन करना है, कि भाई मेरे पास एक सिस्टम है, यहां पर मैंने पिस्टन लगाई होगी, ठीक है। इसके अंदर क्या होगी बेटा जी, गैस होगी, राइट और रॉन्ग। आपको यह पता है कि जब आप इसको हीट दे रहे होंगे, वो हीट dQ कितना हो जाएगा बेटा जी, वो हो जाएगा 20 जूल। कितना हो गया जी, वो 20 जूल, इतना एब्जॉर्ब करी उसने। एंड डज, उसके द्वारा जो वर्क डन किया गया W, वो किसके बराबर होगा, माइनस के 10 किलो जूल के बराबर होगा बेटा जी, वो माइनस के 10 किलो जूल के बराबर होगा। वो पूछ रहा है कि इंटरनल एनर्जी कितनी होगी, वो बढ़ेगी या घटेगी। तो जरा देखिए भाई, आप लोग फॉर्मूला लगाएंगे, dQ बराबर du माइनस के W। यहां पर 20 लिखोगे, पता नहीं, यहां पर माइनस के 10 लिखोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, इधर आएगा तो माइनस, तो आपको du की वैल्यू आएगी। अगर वो वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब इंक्रीज होगी, और अगर नेगेटिव आ रही है तो घट जाएगी। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर बेस्ड बिल्कुल क्वेश्चन है, आप लोग ये इक्वेशन यूज करेंगे और अपने आप कर लेंगे क्वेश्चन फटाफट, ठीक है। और टाइम के साथ आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आगे देखिए भाई, अब हम एक और एंटिटीज पे पहुंचे हैं थर्मोडायनेमिक्स की, जिसको हम कहेंगे एंथैल्पी। अभी इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, क्या करा जाए, अभी हम मेन थर्मोडायनेमिक्स पे नहीं गए, अभी किसको क्या कहते हैं वो बात चल रही है। फिर उसके बाद मेरे हिसाब से ये है लास्ट, इसके बाद तो दिमाग खोलने वाले क्वेश्चन आ जाएंगे। एंथैल्पी क्या होती है प्लीज समझिएगा। एंथैल्पी कुछ और नहीं है, आप लोग जानते हैं इंटरनल एनर्जी U और PV, प्रेशर इनटू में वॉल्यूम, ये भी एक एनर्जी हो सकती है। वर्क डन है तो वर्क डन इक्विवेलेंट टू एनर्जी होगी बेटा। एक्चुअल में इन दोनों का समेशन एंथैल्पी होता है। तो मैं आप लोगों का डेफिनेशन बताऊं इसकी, तो डेफिनेशन आपको ऐसे सीखनी पड़ेगी भाई। समेशन ऑफ U प्लस PV, है ना, is known as energy, is known as enthalpy, and it is represented by H. It is एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एनर्जी होगी तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी बेटा जी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एंड आप लोग जानते हैं कि यहां पर मैंने हीट वर्क डन और हीट कैपेसिटी का नाम नहीं लिया है, तो हम कहेंगे ये भी एक स्टेट फंक्शन होगी, एंड अ स्टेट फंक्शन। बस इतनी सी बात है। अब जरा देखिए बेटा, यहां से अपना दिमाग चालू कर देना लगाना। आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि H जो है, एंथैल्पी जो है, वो U प्लस PV के बराबर है, U प्लस PV के बराबर है। अब मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं, हमारी जो ये थर्मोडायनेमिक्स है ना, जो हम पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स। इसमें हम चेंज निकालते हैं, जैसे चेंज इन हीट, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन एंथैल्पी, ये वर्ड यूज करते हैं हम लोग। कभी यहां पर हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालते कि एंथैल्पी कितनी होती है, एंट्रोपी कितनी होती है, नहीं, ऐसा नहीं। क्योंकि एंथैल्पी अगर आपको कैलकुलेट करनी है, इंटरनल एनर्जी अगर आपको कैलकुलेट करनी है किसी एक पॉइंट पर, तो वो निकालते हैं हम स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स में, और वो आप पढ़ोगे कभी पोस्ट ग्रेजुएशन में जाके। तो अभी की जो थर्मोडायनेमिक्स है उसमें हम चेंज निकालते हैं। अगर मेरे पास
ये इक्वेशन है और उसमें मैं चेंज निकालना चाहता हूं, तो क्या मुझे इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करना चाहिए? तो बिल्कुल सही बात है। ऑन डिफरेंशिएशन मैंने क्या काम करा, इसमें डिफरेंशिएशन करना शुरू कर दिया और मैंने कहा कि भाई अगर ये डिफरेंशिएशन करूंगा तो dH बराबर du प्लस के d इंटू में pv ऐसे ही आएगा। अब इसको तो आप डायरेक्ट लिख दोगे बेटा जी, dH बराबर du, और जब ये दो फंक्शन हो जाएंगे तो मेरे पास pdv प्लस के vdp आएगा। बेटा ध्यान से समझिएगा, ये आएगा। अब मैं आप लोगों को एक लॉ लगाकर बताऊंगा भाई। मान लीजिएगा कि अगर मेरे पास ये इक्वेशन है और मुझे ये बात पता है कि सराउंडिंग का प्रेशर जनरली कांस्टेंट ही रहने वाला है, तो मैं कह रहा हूं बेटा जी एट कांस्टेंट यहां से के बाद यहां पर चला गया भाई मैं, एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर मैं लिखता हूं कि भाई कांस्टेंट प्रेशर है तो चेंज इन प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा? जीरो के बराबर। और चेंज इन प्रेशर अगर जीरो के बराबर हो गया तो ये टर्म किसके बराबर हो जाएगा? जीरो के बराबर। और हमारे पास क्या आएगा? डीएच बराबर डी प्लस पीडीवी के बराबर आया कि नहीं आया? बोलिए, आपको आंसर आ गया। और यहां से हम बात करेंगे, यहां पर आप लोगों को पता होगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कि dq बराबर था du प्लस pdv के। बोलिए, du बराबर था pdv के बराबर। तो हमने यहां पर क्या लिखा कि dh बराबर किसके बराबर है? du प्लस pdv। क्या मैं इस du प्लस pdv की जगह पर dq रख सकता हूं जब प्रेशर कांस्टेंट हो? तो आप कहोगे रख लो सर। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा कि dh बराबर dq, लेकिन कंडीशन कब? प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। कंडीशन क्या होनी चाहिए? प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। तो यहां से एक डेफिनेशन और बनेगी कि हीट जो एंथैल्पी है, एंथैल्पी चेंज जो है वो बेसिकली हीट चेंज के बराबर होता है जब कांस्टेंट प्रेशर होता है। यानी कांस्टेंट प्रेशर पर होने वाले हीट चेंज को ही आप एंथैल्पी चेंज कहते हैं। क्लियर हो गई ये बात? तो यहां पर मैं कहूंगा, यहां से मैं कहूंगा एट कांस्टेंट प्रेशर, at constant pressure, the change in heat is known as the change in enthalpy, बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। यहां के बाद आगे आप लोगों का थर्मोडायनेमिक्स चालू है, लास्ट वाला लेक्चर और यहां तक। अभी तक जो मैंने पढ़ाया है सब कुछ इंट्रोडक्शन था, देखिए वर्णन क्या है, साइन कन्वेंशन क्या है, एंथैल्पी क्या है, इंटरनल एनर्जी क्या है, ठीक है, स्टेट फंक्शन क्या है, पाथ फंक्शन क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होती है, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होती है, आइसोबारिक प्रोसेस क्या होती है, रिवर्सिबल प्रोसेस कैसी होती है, एडियाबैटिक कैसी होती है, इरिवर्सिबल क्या होती है। इन सब के डोर, इन सब के पॉइंट आई होप आप लोगों को बिना रटे, बिना याद करे हुए आपके माइंड में आ गए होंगे। मैं यहां से 1 मिनट के लिए स्टार्ट करूंगा एक रिवीजन, ठीक है, और रिवीजन करने के बाद मैं आपका इंट्रोडक्शन करने जाऊंगा थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। पहला पॉइंट मैंने आपको समझाया सिस्टम। आप लोगों को याद होगा सिस्टम क्या होता था? वो चीज जिस पर हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जिसकी हम स्टडी करना चाहते हैं, दुनिया की वो चीज, उसी को हम क्या कहते थे? सिस्टम। उसको छोड़कर यूनिवर्स का जो बाहर का पार्ट है उसको क्या कहते थे? उसको कहते थे हम लोग सराउंडिंग, राइट। सिस्टम और सराउंडिंग को मिलाकर ही हम क्या बनाते हैं? यूनिवर्स। और मैंने आपको ये भी बताया था सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करने के लिए एक डिवाइस की जरूरत पड़ती है जिसको क्या कहते हैं? बाउंड्री। बाउंड्री कितने प्रकार की होती है? 2। कौन कौन सी? रियल बाउंड्री जिसको आंखों से देखा जा सकता हो, इमेजिनरी बाउंड्री जिसको हम इमेजिन करते हो। फिर मैंने आपको कहा कि टाइप ऑफ सिस्टम। आपका सबसे पहले क्या आया था? ओपन सिस्टम। क्या था ओपन सिस्टम? ऐसा सिस्टम जिसमें मैटर और हीट दोनों एक्सचेंज हो सके। फिर दूसरा क्या था? क्लोज सिस्टम, यानी आपने उसको प्लेट से ढक दिया था। वहां पर क्या था? ऐसा सिस्टम जिसमें मैटर एक्सचेंज नहीं होता, सिर्फ हीट एक्सचेंज होती है। तीसरे नंबर का क्या था भाई? बोलो। आप कहोगे सर आइसोलेटेड सिस्टम, ऐसा सिस्टम जिसमें हीट और मैटर दोनों ही एक्सचेंज नहीं होता सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। यहां पर पढ़ाने के बाद मैंने आपको क्या पढ़ाया था?
मैंने आपको बताया था थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, थर्मोडायनेमिक स्टेट, और आपको मैंने बताया था किसी भी थर्मोडायनेमिक स्टेट यानी किसी भी सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करने के लिए कुछ फिक्स्ड प्रॉपर्टी होती हैं जो कि टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम एटसेट्रा होती हैं। इन्हीं को हम थर्मोडायनेमिक वेरिएबल कहते हैं। अगर हम इनमें एक भी चेंज कर दें तो सिस्टम की अवस्था ही चेंज हो जाती है, प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। और आपको मैंने बताया था कि जब किसी सिस्टम की एक स्टेट को दूसरी स्टेट में कन्वर्ट करा जाता है तो एक प्रोसेस अप्लाई करनी पड़ती है, और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। फिर मैंने आपको कहा कि भाई टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होती है। आपका माइंड ने एकदम आंसर दिया, आइसोथर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर सेम रहेगा, बाकी सब चेंज हो जाएगा। फिर दूसरे नंबर पे क्या हुआ? मैंने कहा कि आइसोबारिक प्रोसेस क्या होगी। आप कहोगे सर आइसोबारिक का मतलब है प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर चेंज नहीं होगा, बाकी धरती पे सारी चीज चेंज हो जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद तीसरे नंबर पे क्या बोला मैंने? आइसोकोरिक प्रोसेस। क्या थी आइसोकोरिक प्रोसेस? कि सर इस बार वॉल्यूम सेम रहेगा, बाकी सारी चीज चेंज हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। ये सारे दिमाग में डाल रहा हूं तुम लोगों के में। और यदि मैं कहता हूं एडियाबैटिक प्रोसेस, तब एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब हो जाएगा कि ऐसी प्रोसेस जिसमें हीट कांस्टेंट रहे, हीट में कोई चेंज ना आए, उसको हम एडियाबैटिक प्रोसेस कहेंगे। फिर मैंने आपको बताया साइक्लिक प्रोसेस के बारे में। क्या होती है साइक्लिक प्रोसेस? आप कहोगे सर ऐसी प्रोसेस जब कोई सिस्टम अपनी एक स्टेट से घूम के दूसरी स्टेट में जाता हो, तीसरी में जाता हो, चौथी में जाता हो, एंड सो ऑन में जाकर वापस अगर उसी स्टेट में आ जाए तो उसको हम साइक्लिक प्रोसेस कहेंगे। राइट, ये बात मैंने आपको बोली थी। साइक्लिक प्रोसेस के लिए स्टेट फंक्शन के चेंज जीरो होते थे, ये मैंने आपको बोली थी। उसके बाद मैंने आपको क्या पढ़ाया था? रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस। क्या होती है रिवर्सिबल प्रोसेस? बताओ। बहुत ज्यादा स्टेप में होने वाली है, कम स्टेप में होने वाली? आप कहोगे सर जो छोटे छोटे स्मॉल इनफाइनाइट स्टेप में होती है उसको रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। परंतु इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होगी? सर ऐसी प्रोसेस जो लार्ज स्टेप में होती है, फिनिट स्टेप में हो सकते हैं, जिन स्टेप को हम गिन सकते हो, उनको हम क्या कहते थे? इरिवर्सिबल प्रोसेस। मैंने आपको बोला था कौन सी प्रोसेस में इंटरनल प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर बराबर नहीं होते थे? आप कहोगे इरिवर्सिबल में। और कब बराबर होते थे? रिवर्सिबल में। कब हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करते थे? याद करिए, जब हम छोटे छोटे स्टेप में ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, यानी रिवर्सिबल में। और कब हमें एडिशन यानी समेशन और सब्ट्रैक्शन करना है? आप कहोगे इरिवर्सिबल में। वर्क डन का एक फॉर्मूला था पीवी, और आपको देखना होगा कि जब कोई सिस्टम वर्क करेगा या उस पर वर्क होगा तो वहां पर उसकी वॉल्यूम में चेंज आएगा। इसीलिए हम लोग पी एक्सटर्नल इंटू में डीवी पढ़ते हैं, डब्ल्यू इक्वल्स टू पी डीवी पढ़ते थे। मैंने आपको एक सिंपल टास्क बताए थे जो आपको कंफ्यूज कर सकते थे। क्या थे वो? अगर वो कभी भी किसी क्वेश्चन में वर्क डन जूल में कैलकुलेट करवाना चाहे, प्रेशर एटीएम में दे रखा है, वॉल्यूम हमें लीटर में दे रखी है, तो आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई कर लेना और चुपचाप 101 से मल्टीप्लाई कर देना। फिर उसके बाद क्या होता था? उसके बाद अगर किसी क्वेश्चन में प्रेशर बार में दे रखा हो, वॉल्यूम लीटर में दे रखी हो, तो जो भी आंसर आएगा मल्टीप्लाई करके उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वैल्यू जूल में भी आ जाएगी। फिर कहानी आई थी इंटरनल एनर्जी की। इंटरनल एनर्जी क्या थी? कि किसी भी सिस्टम में प्रेजेंट जिस भी टाइप की एनर्जी होती है उन सब का समेशन हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। कौन कौन सी एनर्जी हो सकती है किसी सिस्टम के अंदर? कि सर वो पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह पर जाएंगे तो ट्रांसलेशन एनर्जी होगी, वो अपनी जगह पर घूम सकते हैं तो रोटेशन एनर्जी होगी, बोलिए। और यदि वो वाइब्रेट करते हैं तो वाइब्रेशन एनर्जी भी हो सकती है। और न्यूक्लियर एनर्जी भी एक तरह की इंटरनल एनर्जी है। पर वो कौन सी एनर्जी है जो इंटरनल एनर्जी नहीं होती? मैंने लिखवाया था नोट पॉइंट ग्रेविटेशनल एनर्जी। राइट। उसके बाद क्या लिखवाया मैंने? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और उससे भी पहले क्या? उससे साइन कन्वेंशन पढ़ाया। साइन कन्वेंशन क्या था? जो काम हम करते हैं वो सब पॉजिटिव है धरती पे, और जो हमें मिलता है वो सब नेगेटिव है। आप अगर पिस्टन पे वर्क कर रहे हो, दबा रहे हो, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ ना वो, और वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। लेकिन अगर आपको हीट मिल रही है, उसके बॉटम से अपने आप से हीट निकल रही है, वो हीट रिलीज कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगी? नेगेटिव। राइट। और यदि आप हीट दे रहे हो, आप किचन में खड़े होकर आपने बर्नर जलाया है, समझ जाना कि हीट आपने दी है तो वो पॉजिटिव है। और पिस्टन अगर अपने आप ऊपर उठ रही है तो वो नेगेटिव हो जाएगा। वर्क डन बाय द सिस्टम। फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या था? एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय बट इट कैन ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। और मैंने क्या बताया कि जब किसी सिलेंडर के अंदर किसी गैस को आप गर्म करोगे तो क्या उसकी हीट जो आप दे रहे हो वो इक्विवेलेंट टू वर्क डन होगी?
आप कहोगे नहीं सर, उसके अंदर कहीं ना कहीं इंटरनल एनर्जी भी होगी, उसमें भी चेंज आएगा। हो सकता है कि पहले वो उसकी स्पीड बढ़ जाए, वो मूव करने लगे, तो उसकी कहीं ना कहीं इंटरनल एनर्जी में भी चेंज आएगा। और वो चेंज आने के बाद अगर और हीट बचे तब उसके इक्विवेलेंट वर्क डन होगा। और फिर हमने फॉर्मूला निकाला था कि dq इक्वल्स टू du माइनस के w, राइट। dq हमने पॉजिटिव लिया था क्योंकि वर्क डन हम हीट दे रहे थे, और w हमने माइनस लिया था क्योंकि वो वर्क डन हो रहा था। फिर मैंने साइन कन्वेंशन से लिए आप लोगों को एक चीज याद करने के लिए बोली थी कि w इक्वल्स टू माइनस के pdv रखना है आपको, माइनस के pdv। और जिससे हमारे पास एक और इक्वेशन आई थी थर्मोडायनेमिक्स की फर्स्ट लॉ की कि dq इक्वल्स टू du प्लस pdv। यहां तक आप सीख चुके हो मेरे बच्चों? मेरी बात पे ध्यान देना, ध्यान गौर करना। मैं चाहे जितनी भी तेज बोलूं आपको एकदम से याद होगी सारी चीजें, ठीक है। जब आप वहां पर जा चुके थे उसके बाद मैंने आपको क्या पढ़ा? एंथैल्पी। एंथैल्पी क्या थी? U प्लस पीवी एनर्जी का समेशन, है ना। लेकिन हम लोग केमिस्ट्री के अंदर कभी भी या फिजिक्स के अंदर भी क्या करते हैं, ना तो H कैलकुलेट कर सकते, ना U कैलकुलेट कर सकते, ना PV हम का निकालते हैं चेंज। और चेंज निकालने के लिए मुझे इस इक्वेशन का क्या करना पड़ा? डिफरेंशिएशन। और DH बराबर du प्लस के PV। आपको पता है कि दो फंक्शन पे जब डिफरेंशिएट करेंगे, एक कांस्टेंट और दूसरा का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा भाई? क्या आ जाएगा? कांस्टेंट प्रेशर पे dp की वैल्यू 0, तो इसलिए मैंने ये वाली वैल्यू 0 कर दी। हमारे पास DH बराबर du प्लस pdv आ गया। और ये किसके बराबर होता है? फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग आप कहोगे सर dq बराबर du प्लस के pdv के बराबर है। अगर ये इसके बराबर है तो हमें ये बात समझ में आ गई कि एंथैल्पी चेंज कांस्टेंट प्रेशर पे होने वाली हीट चेंज के बराबर ही होता है, ठीक है। अब मुझे बताइए, जब कल के लेक्चर से लेके अब तक मैंने जो पढ़ाया अगर आप लोगों के दिमाग में घूम रहा होगा तो ये सारा का सारा इंट्रोडक्शन था। कहानी अब शुरू होगी, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे हीट कैपेसिटी की, और आपको ये फील करनी पड़ेगी हीट कैपेसिटी क्या होती है, ठीक है। जरा देखिए, देखो बेटा, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी का मतलब मैं आपको फील देने की कोशिश करूंगा। मान लीजिएगा मेरे पास एक मेटल है, आप भी अपना सोचना, मेरे पास एक मेटल है, ठीक है, वो भी कौन सा? आयरन। आपने अपनी डेली लाइफ में आयरन देखा होगा, ठीक है। और मैंने इसको गर्म कर दिया भाई, मैंने क्या काम कर दिया? इसको गर्म कर दिया। और वो भी कब तक? 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर दिया। दूसरी तरफ मैं उतना ही क्या ले रहा हूं बेटा जी? मैंने उतना ही क्या लिया? पानी ले लिया। मैंने वाटर लिया भाई, और इसको भी मैंने गर्म कर दिया 100 डिग्री सेल्सियस तक। मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, इन दोनों में से किसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा है? अच्छा, ये सोचोगे कि हीट कैपेसिटी होती क्या है, अपने आप समझ में आएगा। हीट कैपेसिटी का मतलब होता है कैपेसिटी टू होल्ड द हीट। कोई चीज अपने अंदर कितनी देर तक हीट को होल्ड कर सकती है, उसी को हम कहते हैं हीट कैपेसिटी, राइट। आप मुझे बताइएगा, एक तरफ वाटर, एक तरफ मेटल यानी आयरन, दोनों को आपने 100 डिग्री तक गर्म किया, तो गर्म होने के बाद किसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा होगी? कौन ज्यादा देर तक हीट को होल्ड कर पाएगा? अब आप समझने की कोशिश करिएगा। आप लोगों ने कई बार देखा होगा वेल्डिंग वाली शॉप के पास जब वो वेल्डिंग करते हैं, बिल्कुल आयरन को रेड हॉट कर देते हैं, और कई बार मतलब 100 डिग्री से भी ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है, हजारों डिग्री पर पहुंच जाता है। और जैसे ही वो उस वेल्डिंग को मतलब फायर को हटाते हैं, थोड़ी देर बाद वो काला हो जाता है, फिर से वो ठंडा हो जाता है, उस पर हाथ लगाने लगते हैं, वो फिर से हाथ लगाने लगते हैं। इसका मतलब है कि आयरन बहुत जल्दी ठंडा हो जाता होगा। क्यों? बिकॉज मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ये बात आप जानते हैं। अगर मेटल बहुत अच्छा कंडक्टर है हीट का, तो बेटा जी बहुत जल्दी से इसकी जो हीट है, इसकी जो हीट है वो कहां पर आ जाएगी? सराउंडिंग में। अगर इसकी हीट चेंज इन हीट जो है, हीट जो है बाहर निकल के आ रही है सराउंडिंग में, तो हम ये बात कहेंगे ना भाई कि ये जल्दी से ठंडा हो जाएगा। बट पानी को अगर आपने 100 डिग्री तक गर्म कर दिया और आपने 5 मिनट बाद दोबारा फिर उसमें हाथ डाला, तो हो सकता है आपका हाथ ही जल जाए। पानी इतनी आसानी से ठंडा नहीं होता, ठीक है, क्योंकि पानी एक बैड कंडक्टर है हीट का। पानी में हीट ज्यादा देर तक रहेगी। तो अब आप समझ चुके होंगे कि किसी मैटर की हीट को अपने अंदर होल्ड करने की जो कैपेसिटी होती है, जो टेंडेंसी होती है, उसी को हम हीट कैपेसिटी कहते हैं।
चलिए अब हम इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। फीलिंग में दे चुका हूं, ठीक है, और समझने की कोशिश करेंगे। देखिए मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन है, जरा देखिए। अगर मैं आप लोगों को कहूं कि भाई कोई मैटर है, उसमें टेम्परेचर में चेंज आया, तो आप ये समझ जाओगे कि उसका जो टेम्परेचर का चेंज है वो कहीं ना कहीं उसकी हीट चेंज को भी रिप्रेजेंट करता है। यानी हीट चेंज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर चेंज। ये बात मान सकते हो भाई। जितना देखो, अगर ये 100 डिग्री सेल्सियस था, पहले इसकी हीट बहुत ज्यादा थी, अगर ये एकदम से ठंडा हो गया होगा तो उसका टेम्परेचर भी ठंडा हुआ होगा या ज्यादा। आप कहोगे सर अगर इसकी हीट भी कम हो गई, इसका मतलब इसका टेम्परेचर भी डाउन आ गया होगा। सीधी बात है। अब जो ये हीट चेंज है, क्या ये टेम्परेचर चेंज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ? आपको सर बिल्कुल हो सकता है। तो जरा देखिए, हमारे पास ये रिलेशन आया और हम लोगों ने क्या किया कि डी क्यू इस कांस्टेंट को हटाया, यहां पर एक कांस्टेंट लिखा सी, और ये हो गया हमारे पास डी टी, और सी जो है ये हमारे पास डी क्यू बाय डी टी, ठीक है। इसको हम हीट कैपेसिटी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं बेटा जी? हीट कैपेसिटी। वेयर इज ए कांस्टेंट, ठीक है भाई, एंड नोन एज हीट कैपेसिटी। ऐसे आपको निकालना पड़ेगा। लेकिन ये जो हीट कैपेसिटी है ना, ये अब अभी आपके पास टोटल हीट कैपेसिटी आई है। अगर मुझे कभी भी इसको पर ग्राम में, पर मोल में ऐसे लिखना पड़े तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लीज समझिएगा। ये हीट कैपेसिटी सी जो है, आगे बढ़ाता हूं मैं, इसको हम दो तरीके से डिनोट करेंगे बेटा जी, ठीक है। दो तरह से डिनोट करेंगे। एक को हम कहते हैं मोलर हीट कैपेसिटी और एक को हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट, और दूसरी तरफ मैंने क्या लिखा भाई? मोलर हीट कैपेसिटी। आप लोगों को बताना चाहता हूं कि भाई स्पेसिफिक हीट का मतलब होता है, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे सी एस एच से, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बेटा जी सी मोलर हीट कैपेसिटी से, बस, ठीक है। डिफरेंस क्या होगा कि भाई ये जो आपने सी लिया है ना, डी क्यू बाय डी टी, ठीक है, अगर आप ये टोटल है, अगर ये टोटल है और आप उस सब्सटेंस की एक अमाउंट के, 1 ग्राम के लिए या 1 किलोग्राम के लिए निकालना चाहते हो तो आपको टोटल मास क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। तो यहां से स्पेसिफिक हीट का जो फॉर्मूला होगा वो सी जो भी टोटल है, सी जो भी टोटल हीट कैपेसिटी है उसको आप डिवाइड करोगे मास से, राइट। और हमारे पास क्या आंसर आएगा बेटा? हमारे पास होता है बेटा डी क्यू बाय डी टी, ये हमारे पास, और ये हो जाएगा 1/m, ठीक है। और स्पेसिफिक हीट का मतलब होता है 1 ग्राम के लिए। स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या होगा? 1 ग्राम के लिए। और यदि मैं यहां पर कहूं कि व्हेन मास ऑफ मैटर अगर 1 किलोग्राम है और उसने चेंज इन टेम्परेचर भी 1 केल्विन और 1 डिग्री सेल्सियस रख दिया, क्योंकि चेंज जो होता है चाहे आप केल्विन में करिए और चाहे आप केल्विन और डिग्री सेल्सियस में करिए, बात एक ही होगी, 1 केल्विन होगा। तो आप देखो जब इसका डिनोमिनेटर जो है वो 1 हो जाएगा, 1 इंटू में 1, तो मेरे पास जो स्पेसिफिक हीट होगी क्या वो डी क्यू के बराबर आएगी कि नहीं आएगी? बोलिए। और यहां से एक डेफिनेशन बनेगी, वो डेफिनेशन क्या होगी जरा देखिए भाई। डेफिनेशन देखिएगा भाई क्या बनेगा। मैं कहूंगा स्पेसिफिक हीट is defined as the change in heat, is defined as the change in heat when the temperature is change of
1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम या 1 ग्राम, जो भी आप लेना चाहते हो, सीजीएस में लोगे तो ग्राम ले लेना और नहीं तो आप किलोग्राम में। 1 किलोग्राम ऑफ मैटर, जो भी आपके पास सब्सटेंस है, 1 किलोग्राम ऑफ सब्सटेंस, द टेम्परेचर चेंज ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन, बस 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। तो ये जो डेफिनेशन होगी बेटा जी, ये डेफिनेशन हो जाएगी स्पेसिफिक हीट की, राइट। तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आनी चाहिए भाई। अब जरा देखो, अगर मैं कहता हूं कि मोलर हीट कैपेसिटी है, इसका मतलब क्या होगा, 1 मोल के लिए। और यदि मेरे पास टोटल हीट कैपेसिटी होगी तो मुझे क्या काम करना पड़ेगा भाई, बोलो। यहां से मैं आगे लेके चलूंगा भाई। मान लीजिएगा अगर मैं कहना चाहता हूं मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, उसको मैं डिनोट किससे करूंगा भाई, वो हो जाएगी मेरे पास सीएम, और वो क्या होगी, जो टोटल हीट कैपेसिटी थी उसको अगर आप टोटल मोल से डिवाइड कर दोगे एन से, तो क्या बेटा जी हम ये कह सकते हैं कि 1 मोल के लिए हमारे पास आंसर आ जाएगा। और हम लोग ये भी जानते हैं कि जो सी है वो किसके बराबर होता है बेटा जी, डी क्यू बाय डी टी के बराबर, यानी 1 बाय एन, यहां पर लिखेंगे डी क्यू बाय डी टी के बराबर। और यहां से हमें एक फॉर्मूला समझ में आता है कि अगर मैं उस सब्सटेंस का अमाउंट n इक्वल टू 1 मोल कर दूं और मैं चेंज इन टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन कर दूं, तो क्या बेटा जी 1 इंटू में 1 जो सी होगा हमारे पास, वो चेंज इन हीट के बराबर आ जाएगा। बोलिए, आपको आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां पर आपकी डेफिनेशन क्या बनेगी, देखिए डेफिनेशन, मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर heat capacity is defined as the change in heat of one mole of a substance by 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। इसको मोलर हीट कैपेसिटी कहेंगे भाई, ठीक है। और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, जो इसकी यूनिट होगी, यूनिट क्या होगी, अगर मुझे यूनिट निकलनी पड़े, यूनिट क्या होती होगी बेटा जी, आप लोग जानते हैं कि भाई ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर हो जाएगी, जूल, नीचे टेम्परेचर तो क्या हो जाएगा, केल्विन, और मोल भी नीचे है तो मोल को भी हम कहां लिख सकते हैं, नीचे। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, जूल पर केल्विन पर मोल, ऐसे इसकी यूनिट बन जाएगी, राइट। आगे देखिए, अगर मुझे स्पेसिफिक हीट की यूनिट निकालनी हो, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा भाई, यूनिट बराबर हो जाएगी, ऊपर क्या होगा जरा देखो, जूल, नीचे क्या होगा, केल्विन। अब ये जो मास है, या तो ये किलोग्राम में दिया होगा या ग्राम में दिया होगा। मान लीजिए अगर किलोग्राम में दिया होगा तो मैं यहां पर किलोग्राम लिख लेता हूं भाई, और इसका आंसर क्या आ जाएगा, यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर केल्विन पर किलोग्राम, ऐसे इसकी यूनिट आ जाएगी, राइट। तो बेटा आपको इस तरीके से हीट कैपेसिटी के बारे में समझना है, इसमें से स्पेसिफिक हीट क्या होती है, इसमें से मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है, ये आपको समझना है, ठीक है। और जब आप ये बात समझ जाओगे ना, जब आपको ये बात समझ में आ जाएगी, ये डेफिनेशन समझ में आ जाएगी, अब कहानी शुरू होगी एक और बात की, कि भाई मोलर हीट कैपेसिटी खुद में 2 प्रकार की होती है। जैसे अगर मैं आपको यहां पर टेबल बताऊं ना, ये वाला देखो यहां से, ये भी खुद 2 प्रकार की होती है, जिसको आप सीपी और सीवी के नाम से भी जानते होंगे, पढ़ा होगा आपने, ठीक है। अब क्या है जरा देखिए क्या होगा बेटा, प्लीज इधर देखिएगा, इधर क्या है, बात करेंगे हम मोलर हीट कैपेसिटी सीएम, ये भी 2 प्रकार की होगी, ठीक है भाई। एक को कहेंगे हम क्या बेटा जी, सीपी, और एक को कहेंगे हम सीवी। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि सीपी का मतलब क्या होता है और सीवी का मतलब क्या होता है। सीपी का मतलब होता है
मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। आपको समझ में आ जाएगा, P स्टैंड्स फॉर प्रेशर, ठीक है भाई। और यदि मैं यहां की बात करता हूं CV की, तो इसका मतलब हो जाएगा मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इतनी बात समझिएगा। अब मैं आपको एक कहानी बताने की कोशिश करूंगा भाई, कि जो CP है वो किसके बराबर होगी। सपोज करिए मैंने कहा कि CP जो है वो किसके बराबर है भाई, 1/n dQ/dt के बराबर होगी। ये बात तो आप जानते ही है कांस्टेंट प्रेशर पे, राइट और रॉन्ग। आप लोगों को थोड़ी सी एक आइडिया होगा मेरे बच्चों कि भाई अगर प्रेशर कांस्टेंट है, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने प्रूव करवाया था कुछ कि कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट चेंज होता है, अभी दिखाते हैं हम आप लोगों को कि कांस्टेंट प्रेशर पे अगर जो हीट चेंज होगा क्या वो एंथैल्पी चेंज के बराबर हो जाएगा। आप कहोगे सर बिल्कुल होगा। तो यहां पर जरा देखिए भाई, इस डेरिवेशन में मैंने क्या काम करा भाई कि भाई जहां dq है, क्योंकि मैं जानता हूं कि dq एट कांस्टेंट प्रेशर बराबर dh के बराबर होती है, एंथैल्पी चेंज के बराबर होती है। अब यहां पर जैसे मैं एंथैल्पी रखूंगा तो Cp बराबर किसके हो जाएगा बेटा जी, 1/n dh और बाय dt। और जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पर dh बराबर किसके आएगा बेटा, यह आएगा n Cp dt के बराबर, n Cp dt के बराबर। तो इतनी सी बात आप लोगों को याद रखनी है, n Cp dt के बराबर, ठीक है। ये एक रिलेशन है और आगे चल के इस पर डेरिवेशन भी बनेंगे, टेंशन ना लीजिएगा। तो ये तो था हमारे पास एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करना जब हमें किसी न्यूमेरिकल में हीट कैपेसिटी दे रखी हो, टेम्परेचर का चेंज भी दे रखा हो। आगे देखिए, अब मैं इसकी बात करना चाहता हूं भाई। मैं यहां पर मुझे क्या दिया गया है कि CV बराबर होगा 1/n dQ/dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब इस dQ की जगह पर क्या रखना है वो मैं आपको बताऊंगा। आप लोग जानते होंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग, यहां पर लिख रहा हूं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, आप जो जानते हो कि dQ बराबर क्या du प्लस PdV के बराबर है, बोलिए। आपको सर बिल्कुल याद है। और यदि मैं वॉल्यूम को कांस्टेंट कर रहा हूं, समझ जाना आप लोग, क्योंकि यहां पर मैंने पूरी कांस्टेंट वॉल्यूम ही रखनी है। मैंने अगर वॉल्यूम कांस्टेंट कर दी बेटा, तो एक तरीके से जो dV की वैल्यू है, चेंज इन वॉल्यूम जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। और यदि वो 0 के बराबर हो गया तो बेटा जी ये टर्म किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। और जो चेंज इन हीट है एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर, क्या वो इंटरनल एनर्जी चेंज के बराबर हो जाएगी, du के बराबर। तो आपने जैसे ये निकाला, इस वैल्यू को आप यहां पर रखोगे dQ की जगह पर du, तो आप निकालोगे CV बराबर 1/n du/dt और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इंटरनल एनर्जी का जो चेंज होगा वो n CV चेंज इन टेम्परेचर dt के बराबर होगा भैया। तो ये हमारे पास du बराबर n CV dt होगा। अगर आप 1 मोल के लिए लिखना चाहते हो फॉर 1 मोल, तो आप लोग जानते हैं कि DH जो होगा, DH जो बराबर होगा वो CP dt के बराबर होगा, जहां पर dt का मतलब होता है चेंज इन टेम्परेचर, CP का मतलब क्या होगा, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और DH का मतलब क्या होगा, चेंज इन एंथैल्पी। यहां पर du का मतलब क्या होगा भाई, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है। अगर मैं यहां पर 1 मोल लिखता हूं, 1 मोल 1 मोल के लिए, क्या du बराबर हो जाएगा CV dt। आप लोग खुद समझ जाएंगे मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है भाई। ये रिलेशन इतने इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आगे चल के कि मजा आने वाला, कैसे जरा देखिए, ठीक है। आगे बढ़ता हूं भाई, मैं आगे बढ़ता हूं। मैं आगे मेरे पास आने वाला है रिलेशनशिप बिटवीन CP एंड CV, रिलेशनशिप बिटवीन CP एंड CV। तो जरा देखो बेटा, आप लोगों को एक रिलेशन तो मैं आज करवाऊंगा और बाकी जो रिलेशन है, दूसरे वाला रिलेशन, वो मैं नेक्स्ट वाली क्लास में कराऊंगा, ठीक है। तो अभी आप लोग क्या फोकस करेंगे, अभी आपको क्वेश्चन नहीं करना है, 1-2 दिन जितना भी आप लोग अभी फील कर पा रहे हो। अभी आप ये समझना कि कल की क्लास, आज की क्लास और हो सकता है नेक्स्ट वाली क्लास में भी
जितनी मैं आप लोगों को थ्योरी पढ़ा रहा हूं, जितनी भी मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूं, वो सारी की सारी थ्योरी आप अच्छे से कर लो। मतलब आप लोगों को थ्योरी नोट्स बना लो उसके, आपको रिलेशन समझ में आ जाए कि ये हमने ऐसे पढ़ा, इसके बाद हमने ये पढ़ा, इसके बाद एक बार ऑर्डर समझ में लो। उसके बाद जब हम न्यूमेरिकल पे कभी आएंगे तो आपका 1 मिनट में ऐसे टिक लगाओगे, खत्म आंसर। ठीक है, चलो चलिए अब हम बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन सीपी एंड सीवी फॉर आइडियल गैस। चलिए कैसे बनाएंगे इसको, हम मेयर रिलेशन भी कहेंगे। ठीक है, तो वी नो दैट according to first law of thermodynamics, according to first law of thermodynamics, law of देखिए क्या होगा कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि भाई dq जो है वो du प्लस pdv के बराबर है। आप लोग जानते होंगे pdv के बराबर है, राइट और रॉन्ग। और आप लोगों को यह भी याद होगा बेटा, आप लोगों को यह भी याद होगा फॉर आइडियल गैस पीवी बराबर क्या होता है, आरटी, या कह लीजिएगा एनआरटी के बराबर होता है। बोलो यार, पीवी किसके बराबर होता है, एनआरटी के बराबर होता है। तो आप लोग क्या कहोगे भाई, जरा देखिए, सोच कर देखो। अगर मुझे वॉल्यूम में और टेम्परेचर में चेंज करना हो, बाकी अमाउंट ऑफ गैस सेम है, प्रेशर सेम है, कांस्टेंट प्रेशर है, तो मैं इसको लिखूंगा कि पीडीवी जो होगा वो एनआर डीटी के बराबर हो जाएगा, अगर आप डिफरेंशिएशन करना चाहो तो। और आप इस पीडीवी जगह पर एनआरडीटी रख देना यहां पर, तो डीक्यू बराबर आएगा डीयू प्लस के, कितना आ जाएगा भाई, एनआर डीटी के बराबर। और ये जो भी इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन को आप क्या करोगे, इक्वेशन 1 को dt से डिवाइड कर देना, तो आपके पास क्या आएगा भाई, देखो आपके पास क्या आएगा बेटा कि भाई, या मान लीजिएगा हाँ एनआर डीटी से बनने को, भाई इक्वेशन 1 इज डिवाइड बाय एनआर डीटी से डिवाइड कर देना, एन डीटी से, सॉरी एन डीटी से डिवाइड कर देना, तो हमारे पास क्या आएगा, डी क्यू बाय डी टी, और एन नीचे ऐसे बराबर डी यू, और यहां पर एन डी टी। ठीक है, और प्लस इधर क्या आ जाएगा बेटा, इधर मेरे पास आएगा एन आर डी टी बाय एन डी टी, ऐसे लिखोगे आप लोग जानते हो कि भाई इस dt से dt कैंसिल, n से n कैंसिल हो गया। अब आप समझिएगा dq बाय dt बाय n, यहां पर देखिएगा भाई कांस्टेंट प्रेशर पर dq बाय dt बाय n cp के बराबर है, क्योंकि ये dq तो dh के बराबर था ना भाई, तो एक तरीके से कांस्टेंट प्रेशर भी किसके बराबर हो जाएगा बेटा जी, cp के बराबर। अब जरा देखिए cv किसके बराबर है, 1 बाय n du बाय dt के बराबर, तो 1 बाय n du बाय dt हो गया हमारे पास किसके बराबर भाई, cv के बराबर। और ये किसके वैल्यू के बराबर आ जाएगा बेटा जी, r। अब जरा देखिए ये टर्म अगर इधर आ जाए तो हम लोग लिखेंगे क्या, ये वाले टर्म को हम उठाकर इधर ले गए तो हमारे पास क्या आएगा कि cp माइनस के cv इक्वल्स टू r, या इधर लिख देते हैं यार, इधर देखिए बेटा, अब हम क्या लिखेंगे कि cp माइनस के cv इक्वल्स टू r। ठीक है, और इस रिलेशन को ही पता है हम क्या कहते हैं, इस रिलेशन को ही हम कहते हैं मेयर रिलेशन। इसको हम क्या कहते हैं, मेयर रिलेशन। तो दिस रिलेशन इज कॉल्ड मेयर रिलेशन, जो आप फिजिक्स में पढ़ोगे। ठीक है, मेयर रिलेशन। और मैं आपको एक और छोटी सी बात बताना चाहता हूं भाई, सीपी को एक वैल्यू होगी और सीवी को हम उसमें से घटा रहे हैं, वैल्यू आई आर। आप आर की कोई भी वैल्यू उठा लो, चाहे 0.0821, चाहे 0.0831, चाहे 8.314, चाहे 2, कोई भी आर की वैल्यू हो, राइट हैंड साइड में क्या है, पॉजिटिव। अगर हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आ रही है राइट हैंड साइड में, इसका मतलब क्या हुआ होगा भाई कि इस बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाई होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि सीपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सीवी। तो ये बात ध्यान रखनी है, नोट पॉइंट जो आप लोगों को याद रखना है, सीपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन, सीपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन
सीवी। ये बात आप ध्यान रखेंगे भाई, क्लियर है। और यदि आप लोगों ने कर लिया, ये रिलेशन याद कर लिया, तो ये डेरिवेशन आपका फिजिक्स में भी आता है, मेयर रिलेशन, चाहे चेक कर लेना। क्लियर है जी। यहां तक आप लोगों को करना है पहला रिलेशन, सीपी माइनस सीबी इक्वल्स टू आर। उसके बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ये हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि इसके लिए बड़ा दिमाग चाहिए, बड़ी सोच चाहिए। तो मेरी आप लोगों से आज एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, ठीक है, प्रार्थना है आप लोगों से, कि जितना मैंने कल पढ़ाया, जितना मैंने आज पढ़ाया, उसके सारे नोट्स बनाओ। किस चीज को क्या कहते हैं, कौन सी चीज कब किसके बराबर होती है, कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होता है, क्या नहीं होता। अगर आप लोगों ने ये बात समझ ली, आगे थर्मोडायनेमिक्स में मजा आएगा। क्योंकि अभी तक आपका सिर्फ इंट्रोडक्शन चल रहा था, अब आके आपकी थर्मोडायनेमिक्स आएगी। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आशा करता हूं कि आप लोग मेहनत से पढ़ाई कर रहे हो। तो ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।